नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 8 जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केसीआर सरकार पर हमला बोला। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 8 जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में 6000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों की ताकत ने हमेशा भारत की ताकत बढ़ाई है। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसमें तेलंगाना के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने इस दौरान केसीआर सरकार पर हमला बोला और इसे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया। तीसरा काम इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट करने का किया। और चौथा काम इन्होंने किया तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा देने का। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों के घोटाले में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब लोगों को ध्यान भटकाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की बगावत पर चुटकी ली है। पवार ने कहा कि वह काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया है। शरद पवार ने क्या किया, बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने एक निजी इंटरव्यू के दौरान बातचीत में माना कि उनकी 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन विचारधारा अलग होने से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। अपने भतीजे अजित पवार की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा कि वह 82 साल की उम्र में भी काम कर सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि यदि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति अवैध है, तो प्रफुल्ल पटेल और अन्य की तरह की गई सभी नियुक्तियां भी अवैध है। वह प्रफुल्ल पटेल ही थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सर्वमति से चुना गया। अजित और अन्य द्वारा मुझ पर व्यक्तिगत हमले भाजपा के इशारे पर किए जा रहे हैं। अजित पवार को निशाने पर लेते हुए पवार ने कहा, अजित को 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें मंत्रालय दिए गए। चुनाव हारने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल को यूपीए में मंत्री बनाया गया। पीए संगमा की बेटी जैसे अन्य लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन सुप्रिया को नहीं। क्या ये वंशवाद है? फिर क्या अजित यह कह रहे हैं कि यह गलत है? शिवसेना और बीजेपी में फर्क है। हिंदुत्ववाद कुछ नहीं है, यह सिर्फ लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को बनाया शिवसेना का नेता। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद दिया। नीलम गोरे को उद्धव ठाकरे को विश्वास पात्र लोगों में से गिना जाता है। उनके पार्टी में शामिल होने को सीएम शिंदे ने क्या की घोषणा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को शिवसेना में नेता नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष के बाद सबसे वरिष्ठ नेता को यह पद दिया जाता है। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष और उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गोरे शुक्रवार को मुंबई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की विश्वास पात्र रही गोरे मुंबई में शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुई। शिंदे खेमे में शामिल होने वाली वह विधान परिषद की तीसरी शिवसेना सदस्य है। रिपोर्ट के अनुसार गोरे ने इस अवसर पर कहा, एकनाथ शिंदे के कुशल नेतृत्व में शिवसेना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मैंने महिलाओं के मुद्दों और राज्य तथा देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने गोरे को अपनी पार्टी में शामिल होने को ऐतिहासिक घटना बताया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक खेमे में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया की गई। लगभग 74,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल और अन्य बलों की तैनाती की गई थी। फिर भी मतदान की शुरुआत में कहां हुई हिंसा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया की गई। लगभग 74,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल और अन्य बल तैनात थे। फिर भी मतदान की शुरुआत हिंसा से हुई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में तृणमूल कार्यकर्ता बाबर अली की मौत हो गई। इससे इलाके में भारी तनाव की स्थिति थी। यहाँ केंद्रीय टुकड़ी को भेजा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गोली लगी है। कुछ बिहार के मतदान केंद्र में भी तोड़फोड़ हुई है। यहाँ मतपत्र लूट लिए गए हैं। सिताई विधानसभा के ब्लॉक नंबर 1 से 6 में 130 सरकारी प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां कब्जा कर लिया। नदिया और दक्षिण 24 परगना से भी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही थी। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त है। हाईकोर्ट राज्य चुनाव आयोग को कई बार फटकार लगा चुका है। यहां तक कहा है कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंप दे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 7 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात को 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। लेकिन इससे पहले ही इसरो से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा था। अब कब लॉन्च होगा चंद्रयान 3, देखते हैं खास रिपोर्ट में। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को 7 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात के 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था, लेकिन इससे पहले ही इसरो से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था। भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसके पहले इसरो चीफ ए सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रयान 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है, यानी यान पूरी तरह तैयार है। इसे बुधवार को ही लॉन्चिंग यान में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। चंद्रयान 3 में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वही फाइनल मैच भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। साथ ही साथ सब लोग बेकरार है कि इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए। तो मैच की टिकट कैसे और कहां से बुक कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और पहला मैच पिछली बार की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वही फाइनल मैच 19 नवंबर को होगा। हालांकि अभी टूर्नामेंट के टिकट जारी नहीं हुए हैं। विश्व कप के लिए टिकट जल्द ही आएंगे। अधिकतर टिकट ऑनलाइन ही आएंगे।
टिकट आईसीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद होंगे। टिकट की कीमत 500 से 10,000 रुपए प्रति टिकट के बीच हो सकती है। वेन्यू के हिसाब से टिकटों की कीमत तय हो सकती है। फैंस 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस मैच की टिकट किस कीमत पर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय टीम विश्व कप में अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। इसके बाद 11 को टीम इंडिया दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ेगी। फिर 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी की कमाई करोड़ों में है। यह हर महीने 75,000 रुपये तक की कमाई करते हैं। इन्हें मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। कौन है दुनिया का सबसे अमीर भिखारी, कितने करोड़ की है संपत्ति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति और एशिया के अरबोपतियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। दुनिया का सबसे अमीर भिखारी भारत के मुंबई शहर में रहता है। इसके पास 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ग्लोबल स्तर पर भरत जैन दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाने गए हैं। यह मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। इनकी शादी हो चुकी है और उनके साथ उनकी पत्नी, 2 बेटे, उनका भाई और उनके पिता रहते हैं। शुरुआत में आर्थिक समस्या के कारण भरत जैन ने अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कराई है। भरत जैन के पास मुंबई में 1.2 करोड़ मूल्य का 2 बेडरूम वाला फ्लैट है और उन्होंने थाने में 2 दुकानें बनवाई है, जहां से उन्हें हर महीने 30,000 रुपये का किराया मिलता है। भरत जैन 10 से 12 घंटे के भीतर प्रतिदिन 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये जुटा लेते हैं। अपने व्यवसाय से इनकम होने के बावजूद भरत जैन और उनका परिवार परेल में 1 BHK डुप्लेक्स निवास में रहता है। महत्वपूर्ण है कि उनका परिवार उन्हें भीख मांगने से रोकना चाहते हैं, पर वह मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जैसे ही सोनीपत पहुंचे, वहां उन्होंने खेत में काम करते हुए लोगों को देखा और अपना काफिला रुकवा दिया। फिर क्या किया राहुल गांधी ने, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों का विश्वास जीतने के लिए नए प्रयोग करके सुर्खियों में रहते हैं। राहुल गांधी शनिवार को सुबह अचानक बड़ौदा क्षेत्र में पहुंच गए। यहां उन्होंने गांव मदीना के खेतों में पहुंचकर किसानों व मजदूरों से बातचीत की और फसल की जानकारी ली। उन्होंने स्वयं ट्रैक्टर भी चलाया और धान की रोपाई भी की। कुंडली बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक अपना कार्यक्रम बदला और सोनीपत का रुख कर लिया। वह हाईवे से मुरथल होते हुए कुराड़ रोड से बाईपास के रास्ते गोहाना की तरफ रवाना हुए। वहां से वह बड़ौदा के गांव मदीना में पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में कई जगह खेतों का निरीक्षण किया। मदीना में उन्होंने खेतों में धान रोपाई की जानकारी ली और खुद भी मजदूरों के साथ धान रोपने लगे। उन्होंने खेत में धान की रोपाई से पहले जमीन तैयार करने को ट्रैक्टर भी चलाया। सूचना मिलते ही ग्रामीण राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल व गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक भी उनके आने के बाद मदीना पहुंचे। किसानों और मजदूरों के साथ बातचीत करके राहुल गांधी ने आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को भी समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायक को नोटिस जारी किया है। क्या थी वजह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बगावत और अजीत पवार के डेप्यूटी CM बनने के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने शिंदे गुट के नेता CM एकनाथ शिंदे और विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा स्पीकर ने सभी से 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। उनका यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और माना जा रहा है कि एनसीपी गुट के साथ आने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। दीगर है कि महाराष्ट्र विधान मंडल का मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा।
यह निर्णय शुक्रवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ रविवार को सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी नेता छगन भुजबल मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि सत्र से पहले मंत्री परिषद के विस्तार की संभावना नहीं है। हालांकि एनसीपी से मंत्रियों को विभागों का आवंटन आने वाले दिनों में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है अंदर की बात में। देखते हैं अगली रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी राज्य की सत्ता पर लंबे समय से काबिज है। पार्टी पिछले 2 चुनावों से राज्य की सभी 26 सीटें पर जीत रही है। क्या पार्टी तीसरी बार भी क्लीन स्वीप पर पाएगी या फिर चुकेगी? एक निजी सर्वे में देखिए कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी से देश में चुनावी माहौल बन गया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। इस सब के बीच एक निजी सर्वे का रिपोर्ट सामने आया। यह निजी सर्वे ने गुजरात में लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। निजी सर्वे के रिपोर्ट में सामने आया है कि अगर सभी लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो गुजरात में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलेगी। हालांकि जीएसटीवी न्यूज यह निजी रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। सर्वे में सामने आया है कि पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। पार्टी लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो निजी सर्वे में सामने आया है कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर अभी चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। सर्वे में तीनों दलों के वोट प्रतिशत का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। सर्वे के अनुसार 60% 70% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 7% 80% वोट आ सकते हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 27% 60% वोट रहने की उम्मीद जताई गई है। 3% 90% वोट अन्य के पास जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान पर लगाम लग सकती है। आज दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में 4 बड़े फैसले पर सहमति बनी। इसमें फैसला लिया गया है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं होगा। कैसे राजस्थान में कांग्रेस की नैया होगी पार, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। बिना सीएम फेस के ही पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। यह भी तय किया गया कि सितंबर तक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों का पार्टी ऐलान कर देगी। हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट की भूमिका पर कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस की बैठक में इन 4 बड़े फैसलों पर सहमति बनी। 1, राजस्थान में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं होगा, पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए नियम बनेंगे। पेपर लीक पर विधानसभा में कानून आएगा। 3, राजस्थान में इस बार टिकट के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन सितंबर से पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। 4, पार्टी में कोई बयानबाजी अब नहीं होगी। सरकार के प्रचार के साथ साथ पार्टी का प्रचार अभियान शुरू होगा। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, स्पीकर सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह के अलावा राज्य के 9 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में अजित पवार की एंट्री ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को काफी बिजी दिखे। क्यों अजित पवार की एंट्री से उड़ गई एकनाथ शिंदे की नींद, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में अजित पवार की एंट्री ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काफी बिजी दिखे। क्या अजित की एंट्री से एकनाथ शिंदे दुखी है, पर क्या वो महाआघाड़ी में जाएंगे, इस पर मंथन किया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी के पतन के बाद अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। शिंदे को डर है कि अजित पवार की वजह से उनकी पार्टी में बगावत हो जाएगी। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। शिवसेना सूत्रों का दावा है कि अजित पवार के पास पर्याप्त विधायक नहीं होने की स्थिति में शिंदे इंतजार करो और देखो की नीति अपनाएंगे। शिवसेना का एक वर्ग भी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के विकल्प के पक्ष में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अजित को पर्याप्त विधायक मिल गए तो भाजपा शिंदे को किनारे कर देगी। उस स्थिति में शिवसेना विधेयकों की स्थिति धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जैसी होगी। ऐसा होने से पहले शिवसेना विधायक शिंदे पर शरद पवार और कांग्रेस से चर्चा करने का दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। हालांकि पार्टी ने इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। अब कौन से मंत्री छोड़ेंगे पद, क्या होगी रणनीति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी में कई दिनों से मैराथन बैठक चल रही है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और पार्टी संगठन में कई फेरबदल हो सकते हैं। बीजेपी के नए तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। नवंबर में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रेड्डी इस्तीफा देंगे। मोदी सरकार में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रेड्डी कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए, इसलिए उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की जगह प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में नड्डा ने दोनों को मंत्री पद छोड़कर चुनावी मोर्चे पर उतरने के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसे अध्यक्ष पद दिया जाएगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को सौंपी जाएगी। ब्यूरो